कि नीतीश के बाद अगर कोई बेदाग छवि है बिहार में तो वो केवल चिराग पासवान है। भाजपा को चिराग पासवान को देना है हाजीपुर तो देना है। चिराग की शर्त ही है इस गठबंधन में आने की। भाजपा करे तो क्या करे, नरेंद्र मोदी बिहार की 40 सीट को हारेंगे। आपने जिस तरीके से भाजपा को और अमित शाह के रिप्रेजेंटेटिव को दलाल कह दिया, आपने नित्यानंद राय को नहीं गाली दिया, आपने सीधा वहां दे दिया। ये मंत्री बने भी हैं पशुपति पारस, तो इसको शुरू से कहा गया है कि ये जदयू कोटे के मंत्री से बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी पार्टी टूटी भी है चिराग पासवान की, तो कहा था कि पशुपति पारस के पीछे ललन सिंह और ये लोग खड़े थे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। कल 18 तारीख का दिन देश के लिए, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर विपक्षी नेताओं की बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। तमाम नेता, बिहार से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सभी लोग बेंगलुरु के लिए निकल गए हैं। और दिल्ली में एनडीए के नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। चिराग पासवान से लेकर के उनके चाचा पारस जी से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, तमाम नेताओं को दिल्ली से भी बुलावा आ गया है और कल सभी नेताओं का वहां जुटान होगा। लेकिन एनडीए की बैठक से पहले कहा जा रहा है कि एक भारी बवाल हो गया है। जी हाँ, क्या बवाल हुआ है उसी पर पंचनामा में आज चर्चा करेंगे कि एनडीए की बैठक से पहले ही एनडीए में आया बवंडर। शाह के फैसले से सब भंडोल नजर आ रहा है। चिराग इन हो सकते हैं, पारस जी आउट हो सकते हैं। इन्हीं विषय बात करेंगे। नमन जी, बैठक के पहले तो लग रहा है कि बवंडर हो जाएगा। बवंडर हो गया है। आज सुबह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे, 3 बड़े सवालों पर मेरी नजर लगातार थी। एक कि मुकेश सहनी अंततः फाइनली क्या करते हैं, क्योंकि न्योता भी नहीं है और अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया। पूर्व में बात हुई थी, जैसा इनफॉर्मल इनविटेशन आया है उपेंद्र कुशवाहा के पास, इसी तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन इनके पास भी आया था। अब दूसरी नज़र मेरी डेवलपमेंट पे थी कि उपेंद्र कुशवाहा को इनफॉर्मली तो बुलाया गया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का पेंच 2 जगह फंसता है। एक कि चूंकि सदन में उनका रिप्रेजेंटेशन पार्टी का नहीं है, तो ऑफिशियली उनके लेटर हेड पर आकर, चूंकि ये बैठक होनी है, आपको पता है मानसून सत्र को लेकर बैठक होनी है, मसौदा तो वही ना है। भले उसके तरह से फ्लेक्स कर रही है भाजपा की भाई हम भी 30 दलों को बैठा बुला सकते हैं, और ज्यादा दल हो सकते थे। मांझी का रिप्रेजेंटेशन है बिहार में, खुद चिराग पासवान सांसद हैं, पशुपति पारस जी के पास सांसद है। कितने दिन के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं नहीं है फिलहाल, तो एक मतलब उनपे ऑब्लिगेशन एनडीए पे आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी रणनीतियों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति पर ही भाजपा 2024 का चुनाव लड़ेगी और 25 का, ये भी तय है। तो ये ध्यान मेरी इस बात पर थी कि उपेंद्र कुशवाहा रिएक्ट कैसे करते हैं। बहुत स्मार्ट रिएक्शन था, ट्विटर पर उन्होंने साफ कर दिया कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमको न्योता है, हम जा रहे हैं। डील तो पहले से फाइनल नहीं है। सच में कल प्रवक्ता लोग को बुझा नहीं रहा था क्या करें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जो हमने कहा ये गलत है या सही है कि डील तो पहले से तय है? डील तो पहले से तय है। अरे आपने क्या मांगा था? आपने मांगा था कि लोकसभा तय कर ही दी है तो विधानसभा भी कर दीजिए जी, हाथों हाथ दोनों कर दीजिए। क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं कि चुनाव दोनों कभी भी एक साथ हो सकता है, इसलिए कोई रिक्तता नहीं छोड़ना। अंडरस्टैंडिंग वॉइड हो जाएगा ना। आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं बस का टिकट, वहाँ बस चले ही नहीं, ट्रेन चले तो कंडीशन वॉइड हो जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रह के कुछ हम भी राजनीति सीख गए। बिल्कुल, और अच्छा किया उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज डिस्कस पहले कर ली। सांत्वना उनको भी मिला ही होगा कि निश्चित रहिए आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल करने की स्थिति में भाजपा नहीं है। उसी लौकुश समीकरण को आधार बनाकर उसको लड़ना है चुनाव, और उपेंद्र कुशवाहा अगर बागी हो जाएंगे तो भाजपा के बहुत दुखद। अब तीसरा नजर मेरा था, ये तो तय था इस मैदान में एक ही तलवार रहेगी, लोजपा। आज तक जब ये चीजें मैनेज नहीं हो पाई तो ये अंतिम समय में कैसे हो जाएगा? तो और दोनों उग्र हैं। देखिए है क्या, बताते हैं वो कहानी। हमारी भी जब शादी हुई थी मेरी, तो मुझे सूट पहन के जाने का मन था और घर वालों को शेरवानी पहनवाने का मन था। बड़ा ये सवाल अंत समय तक टाल दिया गया। जब चर्चा इस बारे में हो तो मैं अपनी बात पढ़ जाता था, वो अपनी बात पढ़ जाते थे। अंत तक इस सवाल को टाल दिया गया। फाइनली बारात के दिन देखा जाएगा। बारात के दिन तो टाला नहीं जा सकता था। बारात के दिन हम अपना काम करना शुरू कर दिए, हम अपना सूट पहन लिए।
पिताजी उधर से लेके आ रहे हैं शेरवानी की, इतना महंगा शेरवानी खरीदे हैं, एक दिन लिया बनू वही ना करके हमने आपका मन रखने के लिए इसको हम वहाँ कहीं किसी विधि में पहन लें। लेकिन अभी फिलहाल तो सूट पहन के जा रहे हैं क्योंकि बच्चा को डिब्बा पसंद है। जो कहानी मैंने इससे पहले आप लोगों को सुनाई थी कि बच्चा के लिए खिलौना खरीद के लाते हैं, अब बच्चा का मन अगर डिब्बा में ही लग गया है तो फिर वही तो खिलौना साइड में रखा ही ना रहेगा, वो अपनी किस्मत को कोस सकता है। निश्चित उसकी कोई गलती नहीं है उस खिलौने की, लेकिन करे तो क्या करे, बच्चा को डिब्बा पसंद है तो वही लेना है। और भाजपा को चिराग पासवान पसंद थी, है और रहेगी। इसका 3-4 कारण है, जरा मैं तेजी में बता दूं, उसको फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा चिराग पासवान को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी मानती है, जो कि न्यायोचित है राजनीतिक परिपाटी के। भाई का नहीं है, भाई का बिल्कुल है, कहा नहीं, वो कह रहे नहीं है, हम कह रहे न्यायोचित है। जो विद्या का और जो राजनीतिक कानून चलता है इस देश में, उस आधार पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ लड़ने वालों के बेटे ही आज बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तथाकथित उप मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। लालू यादव जिस लड़ाई को लड़ने गए थे, क्या उस लड़ाई के आधार पर उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? किसी और को बनना चाहिए? जगदानंद सिंह के पुत्र को बनना चाहिए? क्यों नहीं बन सकते? राजद में बहुत सारे नेता थे, इतने सारे नेता गए, साबुद्दीन के पुत्र नहीं बन सकते हैं। लेकिन चूंकि लालू यादव को उन्हीं को बनाना है, और हमारे यहाँ ये चीजें एक्सेप्टेड हैं। कोई भी यादव जी उठ के खड़ा होकर नहीं पूछेगा कि तेजस्वी यादव में ऐसा कहा जो मेरे बेटा में नहीं है। वो ये सोचेंगे कि तेजस्वी यादव बन जाता तो अच्छा जात का भला हो रहा है। मैं केवल यादव पे ही नहीं बात कर रहा हूँ, ये सभी पे लागू होता है। अरे तो ढेर लोग कहने लगे कि अरे भाई यादव पे अब टाइट हो गए, हम लोग बोले, बाकी लोगों को बोले कि सब जगह है। नहीं, ये तो उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा है। अरे अश्विन चौबे के पुत्र हरजी शाश्वत जी, अब देख लीजिए कि बक्सर से वो हारने की स्थिति में आए हैं, लग रहा है कि टिकट कट जाएगा तो अपने बेटा का नाम आगे कर दिए हैं, भागलपुर से लड़ चुके हैं, ग्राउंड हार चुके हैं, अब दूसरे बेटा का नाम वहां से प्रपोज किया जा रहा है। मतलब सभी जातियों धर्मों में राजनीति इसी तरीके से होती है, और इस परिपाटी को भाजपा बदलना नहीं चाहेगी, क्योंकि इसमें हाथ डालेगी भाजपा तो हाथ कटा जाएगा। कटा जाए चाहे नहीं कटा जाए, जल जरूर जाएगा, फिक्स है। अरे अंदर क्या है कौन जानता, मिस्ट्री बॉक्स है जी। चिराग पासवान जी एक तो उनके उत्तराधिकारी सीधे तौर पे हैं, उनके पुत्र हैं। दूसरा कि चिराग पासवान ने भोकाल तो बना लिया है बिहार में, घूम घूम कर युवाओं के बीच एक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा दी है। हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम जानते हैं कि चिराग पासवान को देखने वाले दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा है, हम सभी जानते हैं ये बात। कई ऐसे नेता पुत्र हैं जिनकी तस्वीरें लगाने पे, पशुपति पारस जी का इंटरव्यू लगाने पे उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है लोग, लेकिन चिराग पासवान पर ज्यादा टूटता है, ये सच्चाई है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया का क्रेज भी अपने तरफ किया है, युवाओं का क्रेज अपनी तरफ किया है। नरेंद्र मोदी इसी पर सवार होकर आए थे। नरेंद्र मोदी कौन सा मैंने देशव्यापी इतना बड़ा जन आंदोलन किए थे कि उनके साथ वो लोग हो गए। आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सोशल मीडिया के प्रोडक्ट एकदम निश्चित। और चिराग पासवान भी उसी सोशल मीडिया का बिहार में एक छोटा प्रोजेक्शन है। और आगे चल के तीसरा जो बड़ा पॉइंट है इसमें, आगे चल के चिराग पासवान, अब देखिए नीतीश कुमार की तो राजनीति यहाँ समाप्त होगी, अब इसके बाद नया स्क्रिप्ट नहीं लिखा सकता है, पन्ना फाड़ के फेंका जाएगा। नीतीश कुमार यहाँ उनको समाप्त होना है, उनको दिल्ली जाना होगा, उनको ये कुर्सी छोड़नी होगी, ये सब तय हो गया। अब ऐसे में भाजपा क्यों चाहेगी कि दूसरा नीतीश कुमार पैदा हो जाए बिहार में? आप मान कर रख लीजिए, तेजस्वी बिहार में हमेशा रहेंगे, जेल में भी रहेंगे ना, तो राजद चुनाव लड़ेगी और राजद और भाजपा खूब अच्छे चुनाव आपको लड़ेगी, जैसा उत्तर प्रदेश में हो गया है। लेकिन अगर पुनः मायावती उठ के खड़ी हो जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं किया जाएगा। यहाँ नीतीश तो दोबारा खड़े नहीं होंगे, लेकिन चिराग पासवान नीतीश का राजनीतिक स्पेस कभी भी बिहार में हथिया सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा ली है। और भाजपा कभी भी चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी। क्यों? एग्जाम्पल्स बताते हैं आपको। इन्होंने चुनाव लड़ा था पिछली बार राजद नीतीश कुमार के साथ खिलाफ 135 सीट पर। नीतीश कुमार की क्या स्थिति हुई तो बताने की जरूरत नहीं है। आज नीतीश तीसरे दर्जे की पार्टी बन गए हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान है। लगातार हम लोग कह रहे हैं, चिराग पासवान भी मानते हैं, और चिराग पासवान नीतीश ही मानते हैं। अब अगर चिराग पासवान वही सारी सीटों पर लड़ गए होते
तब सोचिए क्या स्थिति हुई रहती। भाजपा के कई लोग हार गए होते जी। भाजपा हो सकता है 3 नंबर पे भी क्योंकि बीजेपी का ही वोट कटता। और लोग कहते हैं कि देखिए शुरुआत में एक बात कही जाती थी और भाजपा ने इस बात को भुनाने की कोशिश भी की थी। इसी चलते भाजपा और चिराग का रिश्ता थोड़ा गड़बड़ाया था। क्या रे चिराग को तो भाजपा वाला बंटवाना पड़ता है? नहीं, ये कहना बहुत गलत होगा। लोग कुशेश्वर स्थान तारापुर की बात करते हैं। देखिए कायदे से कुशेश्वर स्थान तारापुर में चिराग पासवान उस ताकत से लड़ने नहीं गए थे जिस ताकत से उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा था। भाजपा के साथ उनको रहना था, वहां भी रहना था और यहाँ भी रहना था। वहां तब ये था कि इनके पास ये स्पष्टीकरण था कि भाई भाजपा को हमको एक मैसेज देना है, हम भाजपा के दुश्मन नहीं हैं, हमें भाजपा को बस मैसेज देना है। तारापुर कुशेश्वर स्थान में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। यहाँ इनको मैसेज नहीं देना था, यहाँ भाजपा ने इनके साथ गलत कर दिया था और इनको पता था कि नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ने वाले हैं। ये लगभग नेगेटिव सेट था पूरे बिहार में, भाजपा ही पकड़ नहीं पा रही थी। तो ऐसे में यदि चिराग पासवान का वोट अगर बड़ा नहीं होता तो भाजपा दूसरे उपचुनाव में जब अपना टांग फंस गया, जहाँ जदयू का फंसना था वहां छोड़ दिया, फिर चिराग को चिराग की जरूरत महसूस हुआ यूज करना था बीजेपी ने। जैसे ही अपनी बारी आई भाजपा ने क्या कहा कि हमारे पक्ष में वोट मांगिए। दोनों जगहों पर भाजपा के कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान ने प्रचार किया, कुर्नी में भी प्रचार किया, रिजल्ट भी भाजपा के फेवर में आए। भाजपा अब इससे बेहतर क्या रिजल्ट हो सकती है? मैंने इल्जाम लगाना तो बहुत गलत होगा कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा वाला हाल हो जाएगा। मैंने कर्नाटक चुनाव प्रचार करने गए थे ये पशुपति पास, वहाँ का रिजल्ट देखिए, और वहाँ चिराग जी को तो बुलाया भी नहीं गया था। तो हो सकता है कि भाजपा भी चाहती हो कि नाखूने कटा के शहीद हो जाते हैं तो अच्छा रहता, कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए अब मुख्य मुद्दे पे हम आ जाते हैं क्योंकि समय भी हो गया है और हमने समझा भी दिया। चिराग पासवान से के खिलाफ राजनीति भाजपा बिहार में नहीं करना चाहती है। वो चिराग पासवान को वो स्पेस दे देगा जो कि नीतीश कुमार के पास है आज, या धीरे धीरे वो खो रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई में या तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान कभी हारेंगे नहीं भाजपा से सीधी लड़ाई में। इसको समझना होगा। चिराग पासवान पहले तो भाजपा को कमजोर करेंगे उन्हीं के वोट बैंक पर। दूसरा, चिराग पासवान के पास हमेशा एक लिबर्टी होगा कि वो कभी भी नीतीश की तरह इधर उधर दोनों तरफ मिलकर सरकार बना लें। ये बहुत बड़ा दुखदायी। महागठबंधन का रास्ता तो खुला हुआ है। तो बड़ा मुश्किल से एक तालाब खोले हैं, फिर दूसरा तालाब लटकाना चाहिए जल्दी? नहीं, कभी नहीं। खुले रहते भाई 10 मिनट। और यही है चिराग पासवान के साथ भाजपा का फंसा हुआ पेच। बहुत सारे इसमें अप्स डाउन हुए, लेकिन अंततः हम ये तो तय था कि भाजपा चिराग को ही चुनेगी। सुबह से यही सियासी उठापटक चल रही थी। देखिए चिराग पासवान बिना सीटों के समीकरण के तय हुए तो वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनते। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। चिराग पासवान से जब बंद कमरों में बात हुई है, इंटरव्यू में बात हुई है, चिराग पासवान ने यही कहा है, आई एम रेडी टू प्ले द वेटिंग गेम। मुझे किसी चीज की हड़बड़ी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ना, जब भी हम लोगों ने बात किया चिराग पासवान आश्वस्त थे, उनको अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समय था। वो जान रहे थे कि अभी शक्ति बढ़ाना है और बाद में तो बीजेपी के साथ ही जाना है, क्योंकि उनका भी पहला चॉइस बीजेपी ही था। जब बीजेपी से डील नहीं होता तब महागठबंधन करो रोक। लालू ने ऑफर दिया, तेजस्वी ने ऑफर दिया, जगदानंद सिंह ने ऑफर दिया, किसी त्यागी ने ऑफर दिया, नीतीश ने हाथ बढ़ाया। चिराग पासवान ने अपनी तरफ से किसी को भी ऑप्शन नहीं दिया कि आप हमें बुलाइए या हम आपकी तरफ आएंगे। ना, संभव ही नहीं है। रिश्ता व्यक्तिगत है, एकदम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। और जैसे ही भाजपा हाथ बढ़ाती है चिराग पासवान वो बंगला वाली बेइज्जती भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। यही राजनीति का अपॉर्चुनिज्म है जिसे चिराग पासवान समझ गए हैं। बड़ा अगर मकसद कुछ रखना है, ग्लोरियस पर्पस अगर यदि आपका है, तो छोटी छोटी कोलेटरल डैमेज कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन अमन जी एक चीज मानिएगा ना कि चिराग पासवान की दूरदर्शिता है। हम लगातार कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। चिराग पासवान को पता है कि अभी देश में किधर रुख है, हवा का रुख किधर। चिराग पासवान के शुरुआती दौर में जब वो चुनाव हार कर बिहार में जब लड़े थे चुनाव अकेले, और फिर वो हारे और फिर उनके एक विधायक थे वो भी टूट के चले गए। एक बुरा दौर आया था। मुझे लगा भी था चिराग अपरिपक्व हैं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की क्यों जरूरत थी उनको। तो दिक्कत क्या थी कि भाजपा के खिलाफ जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा था वो उनका सीटिंग सीट था, वो टेक्निकलिटी थी। भाजपा इस बात को निगेटिव लेकर चल रही थी कि सब तो ठीक किए, वही गड़बड़ा दिए तुम। और जब चिराग पासवान वहां से आगे बढ़े तो उन्होंने साल 2 साल में इतनी परिपक्वता राजनीति में हासिल की,
और वो जो ग्रास चेक किया उसको जब उन्होंने प्रदर्शित किया हम लोगों के वक्त सामने, तो मैंने लगातार उनका इंटरव्यू लिया है। मैंने महसूस किया कि वो चिराग पासवान जिसका मैंने इंटरव्यू चुनाव हारने के बाद दिया था और आज मैं लेता हूँ, बिल्कुल वो अलग एक राजनीतिज्ञ है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चिराग पासवान ये समझ गए हैं कि नीतीश के बाद अगर कोई बेदाग छवि है बिहार में तो वो केवल चिराग पासवान है। और कई बार कहते भी हैं कि हमारे ऊपर तो कोई केस भी नहीं, कोई केस मुकदमा, किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, एकदम क्लीन स्लेट। और पर्सनालिटी भी अच्छी बना रखी है उन्होंने। अब तो क्या ज्यादा बोलना है, मैंने पारस गुट के जितने भी प्रवक्ता हैं बहुत हैंडसम है लेकिन अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं है। अरे बहुत अच्छी उनकी राजनीतिक छवि है, उन छवि है व्यक्तिगत, लेकिन राजनीतिक छवि अच्छी नहीं है। अरे नेता नहीं है, अभिनेता है। अरे तो अभिनेता ही तो नेता बन रहे हैं आपके आके सामने। कितने भोजपुरी के स्टार्स चुनाव जीत के कहां से विधायक का सांसद बने हुए हैं। ये तो अच्छी बात है। स्टार का बैकग्राउंड नहीं था जो चिराग पासवान का। अब बिहार में तो ये एक लगाव लग रहा है। अब चिराग घूम रहे हैं, जो बच्चे उनके पीछे घूम रहे हैं, इसलिए तो नहीं घूम रहे कि चिराग पासवान ने बहुत बढ़िया देश चलाया कहीं, कि बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे हैं। जमुई एक जगह सांसद है तो वहां तो विरोध हो रहा है। लेकिन ये लोग उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चिराग आकर्षित कर रहे हैं उन लोगों को अपने प्रति, अपने पर्सनालिटी से, अपनी बातचीत से, अपने विजन से, विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किया उससे, अपनी राजनीति से, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से, स्टाइल ऑफ डिलीवरी से। तो ये चीजें अब उस उम्र की बात पशुपति पारस की है कि वो इसमें माने टो टू टो नहीं चल सकते हैं। चिराग के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं। लेकिन पारस जी का भी तो मानना होगा ईमानदारी, जिस प्रकार से उन्होंने मन से घोषणा किया है कि हम एनडीए में आजीवन रहेंगे, वैसे में उनकी जो त्याग रहा, उनका जो तपस्या रहा, उसका तो कीमत एनडीए नहीं चुका पा रहा। सुबह से ये जो चल रहा था चिराग पासवान का, आपने देखा कि मैंने इस दौरान देखा कि सीजन्ड पॉलिटिशियन पशुपति पारस बहुत ही मजे हुए राजनीतिक परिपक्व है, पूरा मजे हुए का सारा काम बहुत मजे हुए। मैं तो कहूँगा सातिर राजनीतिज्ञ। वो व्यक्ति कैसे गड़बड़ाता है राजनीति में, ये भी देखने को मुझे मिला और ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग लर्निंग कर्व रहा। मैंने देखा और मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि भैया संभव नहीं है कि इस जो एक मेंटेन करना चाह रहे ग्रेविटी पशुपति पारस ये मेंटेन रखें, क्योंकि एक सर्टेन मीडिया का घराना आपको एक ही सवाल हर बार पूछेगा। आप भी उसमें शामिल हैं, हम भी शामिल, हम भी पूछते हैं। हसुआ के बिया खुरपी की तो हम लोग पूछते हैं। वो बात करेंगे, देखिए मैंने मंत्रालय में मैं क्या किया, हम लोग पूछेंगे तो हाजीपुर क्या करिएगा, नॉन रिलेटेड सवाल। और जब हाजीपुर और चिराग की बात आएगी तो पशुपति पारस का तो पारा गर्म होना लाजमी है। कब तक आप पॉलिटिकल डिग्निटी मेंटेन कीजिएगा? आपने कह दिया कि हम शर्त के भाजपा का समर्थन करेंगे। चिराग पासवान तो शर्तें रख रखी थी। आज सुबह में आपके प्रवक्ता ने क्या लिख के भेजा है? चंदन सिंह की तरफ से क्या बयान आया है कि 5 को लोकसभा और 1 राज्यसभा चिराग पासवान मांग रहे हैं, भाजपा को इनको बाहर कर देना चाहिए, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। मतलब आपको भी पता है कि तो शर्तें हैं, आपको भी पता है। आप बिना शर्त के, और आपको किसने बताया? भाजपा ही ने बताया जी। आपको वो शर्तें किसने बताई होंगी? किसी भाजपा नेता ने बताई होंगी। आप बोलते बोलते मर्यादा भूल गए। आपने चिराग पासवान और नित्यानंद की मुलाकात के बाद आपने जो बयान दिया और बयान दिलवाया केशव सिंह से, एक नंबर काम बिगाड़ू आदमी। केशव सिंह ने जितना बार बयान दिया तितना बार ही पार्टी टूटी है और कमजोर हुई है। एक बार पार्टी टूटी तो केशव सिंह ने तोड़ी। दूसरी बार जब चिराग पासवान और पशुपति पारस काफी डिस्टेंट एक दूसरे से, तो वापसी वाली बात इन्होंने ही डाली। उसके बाद फिर ये भी दिमाग ही नहीं डाले था कि केशव सिंह की चिराग वापस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। फिर हंगामा हो गया, फिर हंगामा हुआ और अब फिर उन्होंने दलाल बोल दिया जिस तरीके से भाजपा के एक नेता को। आप मुझे बताइए, नित्यानंद राय और नहीं सीधे तौर पे इसे इस तरह से देखा जाए, एक जनप्रतिनिधि तो ये बात बोलना सही नहीं होगा, लेकिन अमित शाह के सेक्रेटरी हैं वो नित्यानंद राय जी। उसी विभाग में वो मंत्री हैं और ये गृह राज्य मंत्री हैं। इनको भेजा जाता है राजनीतिक गृह माने समस्याओं को सुलझाने के लिए। ये चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, एक सप्ताह में 2 बार। आप 5 बार करें, अगर पत्रकार आपसे पूछ रहे हैं सवाल तो आप उसका जवाब अलग तरीके से भी दे सकते थे, लेकिन आपने दलाल जब कह दिया, आपका जो कवर है वो ब्लो हो गया जी। आपने अपने राजनीतिक ग्रेविटी को खो दिया। आपने अब तक जो तपस्या की, सामने मेनिका के नाचने लगी, आपने आंखें खोल दी, काम खत्म। यहां से आपका राजनीतिक पतन शुरू होता है। आपने जिस तरीके से भाजपा को और अमित शाह के रिप्रेजेंटेटिव को दलाल कह दिया, आपने नित्यानंद राय को नहीं गाली दिया, आपने सीधा वहां दे दिया।
और आपने जब ये शब्द का प्रयोग कर दिया तो आपके सारे किए हुए अच्छे कार्य यहाँ समाप्त होते हैं। अब आपके पास रास्ता यही बचता है कि आप आगे का रास्ता देखिए, संभावनाओं में तलाश लेकिन नमन जी, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस लगातार बीजेपी के लिए लगे हुए हैं, आपने देखा पिछले तमाम जो उपचुनाव उसमें भी, आज भी क्षेत्र में इस उम्र के बावजूद लगातार जितना घूमते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं। वैसे में चूंकि राजनीति है, उनको भी राजनीति करना, हाजीपुर से उनको भी मोह है, हाजीपुर छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या माना जाए फिर हाजीपुर में कुछ दिलचस्प हो सकता है क्या? देखिए हाँ, दिलचस्प होगा, दिलचस्प, वो तो बहुत मजेदार होने वाला है अब लड़ाई। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो बिना कारण के इंसान की मृत्यु नहीं होती है तो ब्लेम तो भगवान पे आ जाएगा। तो भगवान कारण डालते हैं। इनके दिल की बीमारी थी, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनका किडनी फेल कर गया, इनको शुगर था, इनको फलाना था, ढिमकाना था, ये होता है। पशुपति पारस अपनी तरफ से कोई गलती ही नहीं कर रहे थे कि भाजपा उनके साथ कुछ करे। कोई गलती नहीं। भाजपा को चिराग पासवान को देना है, हाजीपुर तो देना है। चिराग की शर्त ही है इस गठबंधन में आने की। भाजपा करे तो क्या करे, नरेंद्र मोदी बिहार की 40 सीट को हारेंगे। उनको लगता है कि चिराग पासवान का 5,000 वोट बहुत कीमती है, हर 15,000 वोट बहुत कीमती है, उनको चाहिए वो हर विधानसभा में, और उसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब इसमें अगर एक अपना ही सैनिक शहीद हो जाता है तो गलत क्या है? लेकिन सैनिक को अपने से गोली नहीं ना मारेंगे। सैनिक ने खुद से अपने आप को गोली मार लिया, ये कहकर कि भाजपा के नेता और नित्यानंद राय जो गृह मंत्री हैं वो दलाली करते हैं, उनके साथ मिलकर रोज जमीन की दलाली करते हैं, क्या उन्होंने कहा मुझे नहीं याद, लेकिन ये कहकर उन्होंने अपने लिए रास्ते सारे बंद कर लिए। और एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। इस तस्वीर को हम आप देख रहे थे, हमने देखा कि अमित शाह के साथ चिराग पासवान की तस्वीर आज वायरल हो रही है। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में तस्वीर आई? इतने सारे दलों को बुलाया गया था, केवल चिराग की ही मुलाकात की तस्वीर क्यों आ रही है? और तस्वीर में खास मैसेज क्या है? हनुमान जी, चिराग पासवान और अमित शाह के बीच में हनुमान जी की एक बड़ी तस्वीर है, जरा जूम करिए। और कहा जाता है कि चिराग पासवान मोदी का हनुमान है। तो अब इससे ज्यादा क्या भाजपा के बारे में कहा जाता है? मिल गया। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी अगर एक कपड़ा भी पहनते हैं तो वो मैसेज देते हैं। अब इससे बड़ा मैसेज क्या दिया जाएगा कि हमको हनुमान पसंद है, बच्चा डब्बा के साथ खेलेगा, खिलौना आप जा सकते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ ये जरूर कहूँगा कि भाजपा को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। पशुपति पारस जिस तरीके से जिस भावना से जुड़े हुए थे, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है अगर उन्होंने बोल भी दिया, इन शब्दों का प्रयोग कर दिया है। लगातार जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा था पशुपति पारस का, वो गलत था। क्योंकि अब हम खुद समाज से आते हैं तो हमें भी अपनी गलती माननी पड़ेगी। जिस तरह से हम लगातार पशुपति पारस को, जिस तरीके से हम लगातार उनको ट्रायल्स कर रहे हैं, रोज सवाल पूछ रहे हैं, आपको जाना छोड़ना पड़ेगा, आप कोई भी सिटिंग गेटिंग, उनका एक बड़ा बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया। जो सिटिंग है वो गेटिंग है। जो वहां से सिटिंग सांसद है उसको बार बार तुम क्यों पूछ रहे हो कि वो तुम आपको हटना पड़ेगा? ये फैसला बैठक में होगी ना जी। ये आप कौन होते करने वाले? हो सकता है कुछ लोग प्लांटेड वे में पूछ रहे हो, लेकिन जिस तरीके से भी हो रहा, जो भी कारण रहा हो, निश्चित तौर पर भाजपा इस बार कई सीटिंग लोगों का सीट काटने वाली है। अब तो ये बात भी लग रही है कि अब चिराग पासवान जब मंत्री बनेंगे तो पशुपति पारस की जगह ही बनेंगे। लेकिन बीजेपी को क्या जरूरत है? पारस जी मंत्री हैं, चिराग भी कोई बना सकता है। अब संभावना कहाँ बची है? अब तो जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आप भी लगता है कि छुपा के बोलना चाह रहे दर्शकों से। तस्वीर यही बोल रही है। नहीं, आप भी बहुत सारी चीज छुपा के बोलना चाहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अब क्या होगा। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ, दर्शक भी समझ रहे हैं अंततः। अब पशुपति पारस के पास रास्ता नहीं है। अब वो करे तो क्या करें? उन्होंने बयान देकर, लेकिन एक रास्ता नजर नहीं आ रहा आपको। उन्होंने बयान देकर नित्यानंद के खिलाफ नीतीश कुमार की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। वही हम करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मांझी जी जो एक स्पेस छोड़ कर आए हैं, वहां पे एक दलित पार्टी नहीं है उसमें, तो एक बहुत आसान स्पेस है वहां पर। और आप ये भी जानते हैं कि अगर ये मंत्री बने भी हैं पशुपति पारस, तो इसको शुरू से कहा गया है कि ये जदयू कोटे के मंत्री से बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी टूटी भी है चिराग पासवान की, तो कहा था कि पशुपति पारस के पीछे ललन सिंह और ये लोग खड़े थे, किसी त्यागी लोग लगातार खड़े थे, और ये ऑर्केस्ट्रा हो रहा था ड्रामा 3-4 दिन तक। तो निश्चित तौर पर पशुपति पारस के पास ऑप्शन है। पशुपति पारस भी कोई भी नहीं चाहेगा भैया कि हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से उतार कर उसको बस में चलाइए, लेकिन अब मजबूरी है। लेकिन जिस प्रकार से हाजीपुर सीट को लेकर दोनों में प्रेम है, तो माना जाए कि चाचा भतीजा फिर आमने सामने टकराएंगे अलग अलग गठबंधन से।
चाचा भतीजा हो, भाभी देवर हो, लड़ाई तो हाजीपुर में बहुत बड़ी आती है कि हाजीपुर सीट सब हाजीपुर जब आप चर्चा कर ही दिए तो जान ही लीजिए भैया, हाजीपुर सीट और सोनपुर का वो क्षेत्र हरिहर, वो गजग्राह की लड़ाई के लिए बहुत फेमस है। वो लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, याद है ना आपको? भगवान ब्रह्मा को खुद उतरना पड़ा था, और जब ब्रह्मा उतरे, माफ कीजिए ब्रह्मा नहीं, मैं बोला ब्रह्मा मैंने बोल दिया, विष्णु उतरे थे, विष्णु ने अवतार लिया था और शंकर जी को भी आना पड़ गया, क्योंकि जो गज था वो शंकर जी का भक्त था और जो ग्राह था वो विष्णु जी का भक्त था। उन दोनों की तस्वीरें आज भी जाके देखिए वहां पर लगी हुई हैं। उस कोनहारा घाट पर एक हाथी का पैर एक मगरमच्छ पकड़े हुए है और पानी में खींचने की कोशिश कर रहा है, और हाथी दूसरा पैर उसके ऊपर रखे हुए हैं। मतलब हाथी जब चाहे तो मगरमच्छ को मार सकता है, मगरमच्छ जब चाहे तो हाथी को अंदर खींच सकता है। और ये भी कहा जाता है कि बिहार का ये भूभाग बड़ा समतल था इन गजग्राह की लड़ाई की वजह से, प्री हिस्टोरिक टाइम में, और उस वजह से ये सारा भूभाग हमारा बदल गया। हाजीपुर और पटना के बीच में एक लकीर खींच गई गंगा की, ये सारा कुछ कहा जाता है उसी वजह से हुआ। और शंकर जी और विष्णु जी को आना पड़ा और दोनों बैठ के ये उनको तय करना पड़ा कि कौन बड़ा भक्त है, मेरा भक्त बड़ा है या मेरा भक्त बड़ा है। कहा गया कि जानते हैं इसका कोई रास्ता ही निकला। कहा गया कि पूरी पृथ्वी को और पूरे जितने भी आयाम हैं उनको जो भ्रमण करके सबसे पहले वापस आ जाएगा वही सबसे बड़ा होगा। कोई वापस नहीं आया समय पर, इसका आज तक मतलब उदाहरण नहीं आ पाया है, इसका कोई रास्ता निकल नहीं पाया है। कोई भगवान आके यहाँ कोनहारा घाट पे दिखे तब तो लगे कि भाई उनका रेस खत्म हो गया है। यही कहीं ना कहीं लड़ाई गजग्राह वाली फंस गई है। नजर आएगा कौन बड़ा, हम बड़ा कि तुम बड़ा। अब खुद ब्रह्मा विष्णु और महेश तो उतर कर नहीं ना फैसला करेंगे, अगर उनको उतार ही दीजिएगा तो वो अपना कोई ना कोई बहाना निकाल देंगे। भाजपा ने वही बहाना निकाल दिया। चलिए धन्यवाद जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस प्रकार से मीटिंग के पहले यहाँ बिहार में राजनीतिक समीकरण जो नजर आ रहा है, खास करके हाजीपुर को लेकर के लगातार हम लोग कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का भी वहां ठोस दावा है। जाते एक बात मैं आपको और बोल दूं, चिराग पासवान ने उस तस्वीर को ट्वीट कर दिया है, और जो ट्वीट में उन्होंने लिखा वो मजेदार है। आज दिल्ली में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित जी के साथ गठबंधन के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मतलब गठबंधन को लेकर चिराग पासवान की बात हो गई। तो चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि अपने दम पर अपनी शर्तों पर एनडीए में शामिल होंगे, और उन्होंने लगातार यह दिखाया है बिहार में अपनी शक्ति। और यह भी बात तय है कि मोदी को, अमित शाह को चिराग पासवान बिहार में पसंद है। और आज की जो आपने तस्वीर देखी अमित शाह के साथ चिराग पासवान की, उनके सारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो उल्लास है, लगातार सुबह से हमारी बात हो रही है। और यह तय हो गया है कि चिराग पासवान अपनी शर्तें मनवाने के लिए जो थे दिल्ली में अमित शाह से मिल करके, हालांकि कल मीटिंग है। चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि जब हमारी शर्तें मानी जाएगी तब हम जाएंगे। इसमें निश्चित तौर पर यह क्लियर हो गया है कि कल की बैठक में चिराग पासवान जाएंगे। वैसे में उनके चचा जो हाजीपुर से सांसद हैं, देश में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि उनका भी जोर है कि किसी भी स्थिति में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वैसे में अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पाला बदलते हैं, लगातार उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ हैं, आजीवन है, लेकिन जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, वैसे में अगर पारस जी भी अपना बदल लेते हैं गठबंधन, वैसे में हाजीपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाएगी। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।